नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर प्राइम डिबेट। वो गाना तो आपने बेशक सुना होगा कि महंगाई डायन खाए जात है। देश की बेलगाम होती मौजूदा महंगाई पर अगर नजर डाले तो ये गाना स्थिति पर बिल्कुल सही बैठता है। इसी के साथ इस वक्त देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों में आम जनता की कमर तोड़कर रखी है। बढ़ोतरी के बाद ईंधन के दाम देश में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आई तेजी के कारण घरेलू बाजार में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस वक्त तेल की कीमत देश के इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर पर है। तो प्राइम डिबेट का आगाज करने से पहले जरा एक नजर डालिए हमारी इस खास रिपोर्ट पर। पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगी हुई है। इस वजह से इस पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद करवाया है। कांग्रेस जहां पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी में लाने की मांग कर रही है। कांग्रेस जहां पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी में लाने की मांग कर आम आदमी को राहत देने की बात कर रही है, वहीं सरकार तेल के बढ़ते दामों पर अपनी दे रही है। तेल सियासत का मुद्दा तो बन गया है, लेकिन आम आदमी के लिए महंगाई की मार भी दे रहा है। एनडीए और यूपीए में तेल के रेट की तुलना को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई और गैस सिलेंडर के दाम पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। इसको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसा है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आईना दिखाया है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की एक पुरानी तस्वीर भी ट्वीट की है, जिसमें स्मृति ईरानी और बीजेपी कार्यकर्ता गैस सिलेंडर के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि यूपीए सरकार के दौरान गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था और स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरी थी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं एलपीजी सिलेंडर के दाम 150 रुपए बढ़ने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन सदस्यों से सहमत हूं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर सपाइयों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और डेस्क प्राइम टीवी। महंगाई ने किस कदर कमर तोड़ के रखी है और किस तरह से लगातार क्रूड ऑयल के दाम क्या हैं इस वक्त, उसके बावजूद जो 3 गुना वसूला जा रहा है कर, उसको लेकर किस तरह से मध्यम वर्ग की कमर टूटी हुई है और किस तरह से आम जनमानस परेशान है, इस पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या पेट्रोल ही एक रास्ता बचा है राजस्व बचाने का। क्या पेट्रोल के दम पर ही आगे जीडीपी को बढ़ावा दिया जाएगा या कोई और रास्ता भी सरकार खोजेगी। तो आज मैं प्राइम डिबेट का आगाज करने जा रही हूं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में मानस बाहरी बीजेपी नेता, ऋषभ तिवारी सपा नेता और वर्चस्व पांडे कांग्रेस नेता। तो आज प्राइम डिबेट में मैं सबसे पहले सवाल करूंगी मानस जी से। मानस जी, आपकी सरकार आने वाली थी, आपने साफ तौर पर यह कहा था कि अब की बार महंगाई की मार नहीं, हमारी सरकार। उसके बाद जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, क्या कहना है आपका? देखिए, सभी के हाथ में आज सोशल मीडिया है, सभी के पास अपना इंटरनेट है, सभी के पास गूगल है। आप एक बार क्रूड ऑयल प्रति बैरल सर्च करके देखें कि उसके दाम मौजूदा वक्त क्या है। बताएं। $13 में मिलता था और $40 का वो है जी। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एचपीसीएल हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी मिस्टर मुकेश कुमार सुराना ने भी कहा कि हम लोगों ने लॉकडाउन में इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट से कभी भी कंपैरिजन नहीं किया तेल का और उसी रेट पे पेट्रोल और डीजल मिलता रहा। और सभी को पता है कि भारतवर्ष जो है पूर्ण रूप से इंपोर्ट और इसमें तेल के लिए इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। 80% तेल इंपोर्ट होता है। तो अब अगर ग्लोबली बढ़ रहे हैं दाम तो प्रदेश और केंद्र सरकार तो बढ़ाएंगी। 10 रुपए प्रति बैरल था, आपने अभी बोला 13 रुपए था। $40 प्रति बैरल।
प्रेजेंट है। मेरी सवाल सुनिए जमाना जी, जब $10 प्रति बैरल था तब क्यों नहीं कम हुई कीमतें भारत में पेट्रोल और डीजल की? पेट्रोल और अंतरराष्ट्रीय बाजार का हवाला दिया जा रहा है, तब क्यों नहीं कम हुई? अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला नहीं दिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि भारत पूर्ण रूप से जो है निर्भर है उस पे, पूर्ण रूप से जो है वो बाहर से इंपोर्ट कराने के लिए निर्भर है। और डॉलर 40 है मौजूदा रेट, डॉलर 13 था 2004 से 2009, 10 और 11 तक, और 2014 के बाद से डॉलर 40 का रेट आया है। जब मार्केट ग्लोबली इंक्रीज कर रही है तो पेट्रोल और सबके दाम तो बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका ये साफ तौर पर कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट के जो रेट है उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आपका ये कहना है? जी चलिए ठीक है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार वर्चस्व जी के पास आना चाहती हूँ। वर्चस्व जी, जो मानस जी ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें जिस तरह से उछाल पैदा हुआ है उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो जब कांग्रेस में $108 प्रति बैरल था तब क्यों ₹71 पेट्रोल था? देखिए, पहले तो मैं बता दूं मानस जी को कि इनको अपने आंकड़े सुधार करके बताने चाहिए कि इस समय $62 प्रति बैरल पेट्रोल के दाम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और जिस समय कांग्रेस की बात की जाती है 2012 और 13 में $161 प्रति डॉलर प्रति बैरल पेट्रोल के दाम थे, तब ₹50 मिलते थे, क्योंकि तब पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी मिलती थी और उसके जो रेट थे उसको निर्धारित करने की पूरी क्षमता सरकार के पास थी। आज प्राइवेटाइजेशन जो सरकार की नीति रही है अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की, उनको कैसे करोड़पति से खरबपति, खरबपति से अरबपति, अरबपति से पूरा देश उनके हाथ में सौंप दिया जाए, उसकी नीति पर सरकार चलते हुए तेल के दाम अगर वो उनके हाथ में नहीं छोड़ेगी तो फिर उनके अपने निजी पेट्रोल टंकियां कैसे चलेंगी, उससे वो मुनाफा कैसे कमाएंगे, और जब वो मुनाफा नहीं कमाएंगे तो इनकी पार्टी को वो फंड कैसे देंगे, इनकी पार्टी को फंड कैसे देंगे, और फिर जब इनके पार्टी को फंड नहीं मिलेगा तो सत्ता में आएंगे कैसे, इनके प्रोपेगेंडा चलेंगे नहीं। इसलिए इन्होंने पूरा पेट्रोल डीजल जो जिससे आम जनता सीधे तौर पे जुड़ी हुई है उसकी मार उसको मतलब एकदम परेशान करने के लिए उद्योगपतियों के हाथ में इसके दाम को अनियंत्रित रूप से छोड़ दिया है कि आप जैसे चाहें वैसे करें। ठीक है, ऋषभ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार लॉकडाउन लगा उसके बाद भी जो कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया पेट्रोल डीजल की, हालांकि पेट्रोल कंपनियों को 13% का मुनाफा हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा, इन लोग की शुरुआत से ही बीजेपी वालों की आदत रही है, और ये कांग्रेस सरकार में भी ऐसा था कि ये लोग खाली एक दूसरे का विरोध करते, काम नहीं करते। आप अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे हो, वहाँ पे ये है, आपको सरकार पे लाया गया विश्वास, जनता ने विश्वास लेके किया था, आपने क्या किया जनता के लिए? यहाँ पे यूपी की अगर बात कर ले, अभी आपने देखा होगा सारे पेट्रोल पंपों में चोरी हो रही थी, चिप वाले हो रही थी, पेट्रोल पंप सब बंद कर दिए गए, कई काले सीज हुए, पेट्रोल पंप मालिक जेल भी गए। उसके बाद क्या हुआ, वही पेट्रोल पंप दोबारा सब खुल गए हैं, जितने जो जेल गए थे वो वापस आ गए। तो आप तो ये कर रहे हो, पहले उनको जेल में डाल के फिर उनसे कह रहे हो आधा पैसा दे, तो उनसे आधा पैसा ले रहे हो। आप तो ये ध्यान ही दे रहे हो ना कि जनता के लिए क्या है, क्या रेट है, आप रेट पे नहीं ध्यान दे रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारे लिए क्या प्रॉफिट, आप उसको देख रहे हो। आप अपने जब प्रॉफिट की बात करेंगे तो आप जब जनता के बारे में सोच ही नहीं रहे तो आप क्या सोचेंगे? मानस जी, क्या कहना है आपका? उद्योगपतियों को आप फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सरकार के लोग? देखिए, वो इनका एजेंडा फैलाने का काम है और ये ऐसे एजेंडा फैलाएंगे, जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि पहले टंकियां सीज की गई, फिर उनको खोल दिया गया। इन्होंने कभी जमीनी स्तर पे जाके उसका जायजा नहीं किया। जमीनी स्तर पे जाके अगर उसका जायजा करते तो पता चलता कि पेट्रोल पंप दो तरीके से चलाए जाते हैं, कोडो और डोडो, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड और डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड। सदर की टंकी जो सीज हुई, वो कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड है, भारत पेट्रोलियम उसको खुद चला रहा है, लेकिन ये सरकार पे इल्जाम लगाना है तो उंगलियां खड़ी करने के लिए बोलेंगे। और जहां तक बात रही कि जब 108 रुपए या जो भी प्रति बैरल था तो रेट कम थे और अभी इतने ज्यादा हैं, तो उसके लिए भी एक आंकड़े हैं, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। 16 मई 2004 से लेके 16 मई 2009 तक 42% का इजाफा हुआ है पेट्रोल में। उसके बाद जब हम बात करते हैं 16 मई 2009 से 16 मई 2014 तक, तो 83.7% का फायदा है, बढ़ावा है। और 2014 से 2018 में 16 मई से 16 सितंबर में मात्र 28% तेल बढ़ा है, मात्र 28%। अब इन आंकड़ों को ये कैसे जुटलाएंगे? इन आंकड़ों को कोई नहीं जुटला रहा, लेकिन जब 71 रुपए था $108 प्रति बैरल,
तब आपकी सरकार रोडों पर उतरती है और महंगाई की मार झेल रहे हैं, इसको लेकर हाहाकार मचाया जाता है। तो आज जब $62 प्रति बैरल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत है तो 90 रुपए और कहीं कहीं तो शतक भी पार कर गया है, तो इस पर क्यों नहीं नजर जा रही है? देखिए, वो 71 रुपए आप उस टाइम के बता रहे हैं, पर वो 71 रुपए कहां से शुरू हो गए, कहां तक आया है, इस पे भी मद्देनजर बहुत जरूरी ध्यान दें। 33 रुपए प्रति लीटर तेल था जब 2004 में इनकी सरकार आई, और जब वो गई है तो वो 72 रुपए छोड़ के गई है। आप इस चीज को समझें कि इजाफा 83.7% का जो हुआ वो मैक्सिमम इनकी सरकार में हुआ, और उस सरकार ने केंद्र में बैठे होने के बावजूद भारत को हमेशा उस सरकार ने $131 के रेट से तेल खरीदा, और उसके बाद भी इतनी महंगाई नहीं लाई उस तेल में, लेकिन आप तो कम में खरीद के इतने ज्यादा में दे रहे हैं। ये तो आप तो प्रधान कम दे रहे थे। और सुनिए जिस देश की बिरयानी आपके नेता और देश के प्रधानमंत्री वहां पे 51 रुपए अगर एक एक करके बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा। वर्चस्व जी, मैं आप पे आऊंगी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बोला है कि पिछली सरकार का जो करके गई उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तो वही है ना, आप 7 साल में कर क्या रहे हैं? जो आप कर रहे हैं, जो आपसे गलत हो रहा है वो नेहरू ने किया, जब पिछली सरकार ने किया है। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है करने को ना। आपको जिस देश की बिरयानी पसंद है उस देश में पेट्रोल का दाम 51 रुपए है। आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहां पे पेट्रोल का दाम 76 रुपए है। श्रीलंका छोटा सा देश 60 रुपए है, और नेपाल जो आपसे खुद तेल खरीदता है उसका रेट क्या है? 68.89 और आप शतक पार कर जा रहे हैं। कैसी नीति है भाई आपकी? अब देश नहीं चला पा रहे तो छोड़िए सरकार, जाइए। झोला उठा के तो आप वैसे भी जाने आए हैं, यहाँ क्या करने आए हैं? झोला उठा के जाइए। मानस जी, क्या कहना है आपका? देखिए, इनको शायद पता नहीं है कि किन विषम परिस्थितियों से जो है भारतवर्ष अभी निकल के आया है। विषम परिस्थितियों, किन विषम वर्चस्व जी, लॉकडाउन रहा, एक एक करके हम ले ले सवाल सबसे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस पर बहसबाजी और एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने से बेहतर है कि हम बात को समझ सके और हमारी जनता बातों को समझ सके कि हम क्या तर्क कुतर्क रख रहे हैं उनके सामने। बोलिए मानस जी। देखिए, लॉकडाउन रहा, ठीक है, उस वक्त भी भारतीय पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तेल के दाम रिवाइज नहीं किए, इनकम ऑफ टैक्स 0 रही। आप वैक्सीन बना के लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत आप एलपीजी दे रहे हैं, उसके बाद आप सब्सिडी दे रहे हैं। तो क्या आप राजस्व को सिर्फ इस्तेमाल करते रहेंगे? कितने रुपए सब्सिडी मिलती है सिलेंडर पे? कितने रुपए सब्सिडी है? 144 रुपए, 37 रुपए सब्सिडी आ रही है। आप यहाँ बहुत गलत है, यहाँ आप बहुत गलत है। 37 रुपए सब्सिडी आ रही है से बढ़ाकर 312 रुपए सब्सिडी कर दी गई है। मैं आप पर आऊंगी। मानस जी, उज्ज्वला योजना के तहत बिल्कुल 8,000 करोड़ का आपने ये बजट पास करके आपने सबको एलपीजी प्रदान करी हो, लेकिन 800 के पार है दाम। कहां से वो ग्रामीण खरीदेगा? आप फिर नहीं समझ रहे हैं। 448 रुपए, $448 प्रति टन लेते थे, 568 का उसमें इजाफा हुआ, $120 का, और भारतीय मूल रूप के हिसाब से, रुपए के हिसाब से 143.50 बढ़ी है। और वहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी को 174 से करके 312 कर दिया। एक आम जनमानस की जेब पे मात्र 6 रुपए का फर्क आया है, क्योंकि 137 रुपए की सब्सिडी तो सरकार ने बढ़ाई थी। 540 का सिलेंडर पहले था, 546 का आप अभी प्राप्त कर रहे हैं, अभी प्राप्त सब्सिडी के साथ। आपका ये बात रिकॉर्ड में कहीं दिखा सकते हैं? 800 के पार है एलपीजी, 800 के पार है। अगर 100 रुपए भी अगर किसी को सब्सिडी इस समय मिल रही है तो दिखा दीजिए। अरे 174 से 312 की आप दिखाइए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। आप इकोनॉमिक टाइम्स पे गूगल छोड़िए, मैं यहाँ पे सब्सिडी देने वाले लोगों के संपर्क में हूँ। आप उनसे बात करिए, मैं बात क्या करिए, मैं उन लोग के संपर्क में हूँ। और आप बताइए कहाँ पे किसको मिली सब्सिडी इतना? सुनिए, आप ठीक है, ठीक, आप आरटीआई लगा दीजिए। कौन सा आरटीआई जिसको आप लोग बंद करने जा रहे हैं? कौन सा आरटीआई भाई? ऋषभ जी, आपका क्या कहना है? बताइए, काला धन वापस आया नहीं ना आया? ठीक है, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिए नहीं? महंगाई का मुद्दा है, हम महंगाई पर ही रहेंगे। मैं अपने मुद्दों से भटकती नहीं हूं ना, मैं भटके दूंगी। हम मुद्दों पर ही रहेंगे। ठीक है, स्मार्ट सिटी बनती लोगों ठीक है वर्चस्व जी, मैं आप पर आऊंगी, मैं आऊंगी, मैं सवाल आपसे भी करूंगी और जवाब भी लूंगी। निश्चिंत रहिए, समय सबको मिलेगा। ऋषभ जी, क्या कहना है आपका? जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं कि सब्सिडी इतनी तय करी गई है, आज 556 में गैस, एलपीजी गैस सबको प्राप्त हो जा रहा है, तो आपको लगता है क्या ये सत्य है? देखिए, इनकी शुरुआत से ही आदत रही है कि कहने की,
इनका जमीन में आज तक कोई काम दिखा नहीं है। शुरुआत से इन लोग की आदत रही है सिर्फ बोलने की। एमओयू साइन हो जाता है, एमओयू के आगे कोई काम नहीं होता है। ये लोग मीडिया के सामने आते बोलते मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतने का लोन मिल रहा है, जमीन पे आप देखिए जनता के पास कुछ भी नहीं है। इनको कहने की शुरुआत से अभी नहीं कि अगर प्रेजेंट में ले लिया, कल की बात लेके जाएंगे, कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा जी उन्नाव में गए थे, वहां जब वहां के लोगों ने पूछा उनसे महंगाई को लेके, तो उनका ये कहना जनहित में बात करिए, इस मुद्दे पे मत बात करिए। जनहित होता क्या है फिर? जनहित, महंगाई जनहित में नहीं आती क्या? इस पे आप बताइए ना। आपके कैबिनेट मंत्री ऐसी बात कर रहे हैं तो इस पे आप बताइए। मानस जी क्या कहना है? जनहित में नहीं आता है, मध्यम वर्ग जनहित में नहीं आता है, सैलरी होल्डर जनहित में नहीं आता है। कोरोना टाइम में इतनी नौकरियां गई, वो जनहित में नहीं आती है। कोरोना काल में सिर्फ भारतवर्ष में ही नौकरियां नहीं गई, अन्य देशों को भी, अन्य देशों में पेट्रोल की कीमतें इतनी स्तर पर नहीं है। कोरोना तो बहाना बना लिया, चीन तक में नहीं है। कोरोना का बहाना नहीं बनाया गया है। कोरोना अगर आप, फिर वही बात है ना, अब आपको अगर उंगलियां खड़ी करनी है, अगर आपको सिर्फ आरोप लगाने हैं तो आसान है। यदि आप उसको डीपली एक बार स्टडी करें, आप महंगाई की बात करते हैं, डीपली स्टडीड है। कांग्रेस सरकार में 2008 से 2013 तक 9.09 का जो है महंगाई दर रहा, और भाजपा सरकार में मात्र 4.9%। मैं हाँ ठीक है, आप फिर कह रहे हैं महंगाई है। 2014 से 2021 का ये मैं आपको बता रहा हूँ, और 2021 आप पेपर पे जीरो लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए पेपर पे, मांग लीजिए महंगाई है ही नहीं, जनता बहुत खुश है, खुशहाल है। क्यों? हमारी कांग्रेस, सुनिए देश की नीति आपको बताता हूँ, देश की नीति क्या होती है मैं बता रहा हूँ। आप यूपी में रहते हैं ना, सुनिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, मैं प्याज की कीमत 60 रुपए किलो हो गई है आज आप प्याज की कीमत, भिंडी 80 रुपए किलो, नींबू 100 के पार, सब्जियों के दाम में लगातार इजाफा। कहां है महंगाई? जनता आंकड़ों पे नहीं जाती, ग्रामीण मध्यम वर्ग के लोग आंकड़ों पर नहीं जाते। ये आप लोग की नीति है सबकी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की या सपा की। आप आंकड़े पेश करते रहेंगे। मध्यम वर्ग जिसकी कमर टूटी पड़ी है, 99% ट्रांसपोर्ट जो लोग चलाते हैं उसमें से 70% टू व्हीलर वाले हैं, और टू व्हीलर आप ही पता है कौन लोग चलाते हैं, वो स्टूडेंट्स जो आजकल पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी जेब में से जब प्रतिदिन 100 रुपए पेट्रोल निकलेगा तो वो अपनी पढ़ाई का खर्च, अपने ऊपर पड़ रहे बोझ को कैसे संभालेंगे? मानस जी आंकड़ों में मत जाइए, मैं सिंपल पूछना चाहती हूँ, किसकी गलती किसका भुगतान मैं नहीं पूछ रही हूँ। उस मध्यम वर्ग को क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए सभी को पता है कि जैसे आपने सब्जी की कीमतें बढ़ाई, कि सब्जी की कीमतें यहाँ पहुंच गई हैं, आसमान छू रही हैं। अभी जो दिल्ली में सिंधु बॉर्डर और तमाम जगह उन्होंने बैठ के धरने प्रदर्शन किए, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आना था, जो जाना था, सब्जियां जो दूसरे प्रदेशों से आ रही थी, उन पे जितना प्रभाव पड़ा है, ये सब उसी का नतीजा है। ये सब उसी का नतीजा है कि दाम जो है आज आसमान छू गए हैं। तो प्याज का रेट 50 से 60 हो धरने गया की है। वजह से आसमान छुए हैं। ऋषभ जी बोल लीजिए, आपको भी मौका मिल रहा है, बोल लीजिए। लेकिन धरने की वजह से दाम में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गया आपका। धरने का कारण कौन है? सरकार है। आप किसानों की बात नहीं मान रहे हैं। आप एमएसपी की गारंटी दीजिए, देखिए किसान खुशी खुशी अपने घर पे वापस जाता है कि नहीं। सुनिए आज, अरे सुनिए तो भैया, आज जो है सरसों तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, प्लीज रख के आप बंदूक भी चला रहे हो। सरसों तेल 150। देखिए अगर आप लोग एक करके बात करेंगे तो आपने कहा ये सच है, फिर करे बंदूक नहीं चलाई जा रही है। ये जो बात सच है वो सच है। आप सच को बंदूक चलाना, सच क्या है? सच ये है कि आप किसानों के नहीं है, सच ये है कि आप जवानों के नहीं है, सच ये है कि आप नौजवानों के नहीं है, बहसबाजी नहीं प्लीज। सच बस ये है कि आप उद्योगपतियों के हैं और सिर्फ अपने हैं। जमीन ये घेर के ठीक है, सुनिए ठीक है, मध्यवर्गीय ठीक है। करना चाहते हैं, आपके एक लक्ष्य है, आप या तो उद्योगपति रहे या गरीब आदमी रहे, बीच को मिडिल क्लास को खत्म करना। गरीब भी नहीं, बधुआ मजदूर रहे भाई, गरीब को कौन रखना चाहेगा? उद्योगपति रहे चाहे बधुआ मजदूर रहे इस देश में, इतने दिनों जो उनके काम करे। और योजना चल रही है वो शायद उद्योग, हाँ वो योजना क्या बात है, चल रही है योजनाएं सरकार पे बस आरोप लगाने का काम। आरोप नहीं लगा रहे, हम तो प्रत्यक्ष ठीक दिखा रहे है, हैं किस योजना का लाभ किसके पास है। कौन आरोप लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है? आरोप हर विपक्षी पार्टियां लगाती हैं। सुनिए ठीक है, एक बात आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपसे
आपसे अच्छा चलिए पूछना चाहती हूँ, प्रदेश सरकारें वैट लगाती हैं पेट्रोल पर, जी। क्यों नहीं कम कर देते हैं आप लोग? कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेट्रोल है 100 के पार। हाँ सुन लीजिए, अब बात सुनिए, आज ही राजस्थान सरकार ने 2% वैट पेट्रोल पे से कम कर दिया है। आज की ये न्यूज है। और आगे जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे इसके ऊपर डिस्कस चल रहा है। हो सके तो कल तक आपको हर जगह की सरकारों में 2% से 3% वैट खत्म मिलेगा, कम मिलेगा। 2%? हाँ, 2%। में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा? कुछ नहीं से कुछ तो सही, कुछ नहीं से कितना? सबसे कुछ ज्यादा नहीं से महाराष्ट्र कुछ में तो वैट सही। वसूला जाता है। मैं तो कहता हूँ कि केंद्र सरकार भी कुछ नहीं से कुछ तो सही पर आए, धीरे धीरे करके वो दोनों तो- मिलके। आप बताइए कि अगर हम आपसे 100 रुपया खरीद रहे हैं, ठीक, कोई चीज, फिर भी उसमें भी हम दम दिखाते हैं, उसमें भी दाम को कम करने की हिम्मत दिखा रहे हैं, तो हमारी गिरता है। 2% की बहुत कीमत होती है मैडम। 2% की बहुत कीमत होती है। कितनी कीमत होती है? सोचिए, अगर कोई देश अगर करोड़ों 45% लगा के वैट आप 2% घट कर कम कर देंगे, हो गया। तो 2% से अगर हम जितने का खरीद रहे हैं उसमें अगर 2% कम के, कोई गारंटी दे दे, कोई सरकार कह दे कि उसने 1% भी कम किया तो मान जाए। हमने 2% कम करके एक पहल तो की, फिर और धीरे धीरे जो हमको दिखा जाएगा उसमें कम करेंगे। अगर हम नहीं कम किए होते तो हम कह नहीं पाते, लेकिन आज हमने किया है और आगे भी 2012 करेंगे। में जब आपकी सरकार थी तब गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 0% वैट कर दिया था। मनोहर लाल खट्टर जी, माफ कीजिएगा, मनमोहन पारिकर ने, उससे शायद गलत निकाल, ठीक है, तो उन्होंने 0% वैट कर दिया था। अब गोवा का आप कंस्ट्रक्शन देखिए, ठीक है ना। मनोहर पारिकर जब कर सकते हैं तो आपकी सरकार क्यों नहीं? तो 2% वैट का कम करके आप बता रहे। हाँ, 2% कम किया, धीरे धीरे उसके ऊपर डिस्कस चल रहा है, धीरे धीरे कम होगा। मैं तो कह रहा हूं कल तक इंतजार करिए, कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां आपको वैट की कमियां दिखेंगी। मानस जी क्या कहना है? ये इनका वादे करने का वादा नहीं है, मैंने प्रूफ की बात कही, 2% कम हुआ है। 2% क्या, 2% में आप क्या आप केंद्र सरकार से 2% भी कम करवाइए। आप केंद्र के राजस्व से कितने फायदे ले रहे हैं, आप ये भी तो देखिए। कौन सा फायदा बताइए? कौन सा फायदा नहीं? इस टाइम आप वैक्सीनेशन का जो इतना लंबा सारा चला है। आपको वैक्सीन लगी है? जी बिल्कुल। हमें तो नहीं लगी। तो आपने अपना नंबर नहीं रजिस्टर्ड कराया होगा। अच्छा, आपको वैक्सीन लग चुकी है मानस जी? जी। पानी है। आप वो फ्रंट लाइन वर्क कर रहे हैं? नहीं, मैं फ्रंट लाइन वर्क नहीं कर रहा हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, सबसे पहले उनको लगी है, तो मैंने इसलिए आपको ये चीज बोली कि मुझे लग चुकी है। पिताजी को वैक्सीन लगते मैंने देखा। इनकी बात तो झूठ यहीं पे साबित होगी। पिताजी को लगी, इनको नहीं लगी, इन्होंने कहा कि मुझे लग गई है, मतलब कि खाना पिताजी खाएंगे, इनका पेट भर जाएगा। चलिए ठीक, बहुत फ्लो में वैक्सीन पर नहीं जाना है हमें। वैक्सीन लग रही है, क्या है क्या नहीं, किसको, हमें उस पर नहीं जाना। हम पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई की बात कर रहे हैं, हम उस पर रहते हैं। तो मानस जी, मेरा सवाल ये है, जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ती जा रही है 800% ज्यादा, पहले 9 रुपए 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी होती थी, आज के समय में 30 रुपए है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए 27 बार दाम बढ़ा है मैडम, ये भी बताइए इनको। पहले ये बोले तो मैं फिर बोलता हूँ। 27 बार दाम बढ़ा है और उन्होंने बता दिया, वर्चस्व जी ने 27 बार दाम बढ़ा है, अब बोलिए। 27 बार दाम बढ़ा इन्होंने बता दिया, पर इन्होंने क्या आपको बताया कि 2014 के बाद प्रति ईयर सिर्फ 90 पैसे तेल में इजाफा हुआ, सिर्फ 90 पैसे। और दूसरी चीज जो एक्साइज ड्यूटी की आप बात कर रहे हैं, जब हमारा देश है ही निर्भर बाहर इंपोर्ट करने के लिए, तो जो वहां से टैक्स लग रहा है, जो इंपोर्टेशन में खर्चा आ रहा है, जो रिफाइनिंग में खर्चा आ रहा है, उसके कारण एक्साइज ड्यूटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी। आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि एक लॉकडाउन की अवधि के बाद अब तेल के दाम रिवाइज करके ग्लोबली मार्केट से इक्वल किए गए हैं? सरकार ने कितने लंबे समय तक आपको फायदा दिया और ग्लोबली मार्केट से इसको रिवाइज नहीं किया, उनके बराबर नहीं किया। चलिए ठीक, सब्जियां तो अपने यहाँ की हैं, ठीक है, सब्जियों का रेट तो बढ़ा। ठीक है, सुनिए, ठीक है, 2013 एक में मिनट रुक जाइए, इनकी इस बात का जवाब मुझसे ले जी लीजिए। बताइए। 2013 में पेट्रोलियम के लिए आवंटित बजट था 52 करोड़ रुपए, ठीक, और 2020-21 में पेट्रोल के लिए जो आवंटित बजट है वो मात्र 42 करोड़ रुपए है। इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे दाम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? उसका एक रीजन मैंने आपको दे दिया है। ये दाम बढ़ रहे हैं, वो आप बजट के तौर पे उसको नहीं कह सकती। क्यों? बजट हमारे देश का ही तो हमारा होता इजाफा है, हुआ ही है। सरकार बजट पेश करती है। देखिए आप जो है ना, पिछली चीजों को इजाफा मतलब कि 52 बड़ा होता है, 92 बड़ा होता है कि 42 बड़ा होता है? मानस जी, आप ऐसे ना बच नहीं सकते। मैं एक चीज आपको बता दूं, 62 रुपए डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल, ठीक, एक्सचेंज करने के बाद उसको 72 के आसपास वो कस्टम ड्यूटी मिला के और तमाम शिपिंग के मिला के वो पहुंचता है। भारत को जो तेल पड़ा वो $70 प्रति बैरल, सब कुछ मिला के, ठीक है, सुनिएगा। उसके बाद रुपए में कन्वर्ट कर ले तो हमें 31 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हमें मिलता है। ये सब कुछ मिलाने के बाद, रिफाइनरी के बाद, मैं आपको बता रही हूं, रिफाइनरी के बाद
सॉरी माफ कीजिएगा 40 रुपए के आसपास, ठीक है, 40 रुपए रिफाइनरी के बाद प्राप्त होता है। उसके बाद बिक कितने में रहा है ये आपको भी पता है, 3 गुना तेल के दाम। अब क्या कहेंगे आप? इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुधवार को बोला कि हम इसको जीएसटी के दायरे में लाएंगे, मात्र इसीलिए उन्होंने बोला। अब जब वो पिछली सरकार की वजह से इस चीज में विषम पड़ गए, कहीं किसी परिस्थिति में सरकार जब किसी देश को कहीं पे निर्भर है, देश कहीं किसी चीज पे निर्भर है इंपोर्ट कराने के लिए, मुद्दा महंगाई का है भाई साहब। जब देश काला धन से महंगाई निर्भर कम होगी है भाई कहीं साहब। से इंपोर्ट कराने के लिए, तो उसको अभी तो उस चीज के उसी दामों पे बेचना पड़ेगा। जब अब उन्होंने बोला है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाएंगे, तो थोड़ी प्रतीक्षा करें। उस वक्त क्यों नहीं लाया गया जीएसटी के दायरे में? किस वक्त? जब वन नेशन वन टैक्स की बात हो रही थी, जब जीएसटी लागू हुआ था, तब क्यों नहीं गया? क्योंकि पेट्रोल सबसे आसान तरीका है वर्चस्व को आगे चीजों को बढ़ाने का, सबसे आसान तरीका। क्यों वर्चस्व जी? पेट्रोल पर आपको सिर्फ एक लेजिस्लेचर साइन करवाना होता है और पास हो जाता है। दिन प्रतिदिन, मतलब आप एकदम से या तो हलाल कर दीजिए, उसको आप बाजार यहाँ के डेली हाथ डेली में- काट रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। आज सब सुबह उठेंगे, कल सुबह उठेंगे तो पता नहीं कितने दाम बढ़े होंगे, ये भी नहीं मालूम होता देखिए, आज तो। मैं एक बात इनके लिए बता दूं कि इनकी जो पार्टी की सरकार की नीति है, हम दो हमारे दो की नीति जो चल रही है, उसके तहत इनके जो दो हैं उनको किस तरीके से फायदा पहुंचा जाए, उसके लिए सारी जिद्दोजहद लगा दी जा रही है। चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो खाने के और अनाज के दाम हो, या किसान की जमीन के दाम हो, सबके लिए उन हम दो और हमारे दो वाली नीति पे इनकी सरकार काम कर रही है। ऋषभ जी क्या कहना है आपका? पेट्रोल लेकर धरने पर बैठे आप लोग, तो जो स्थिति है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से आज 88 रुपए करके पेट्रोल पहुंच गया है, मध्यम वर्ग परेशान है, ग्रामीण परेशान है, कृषि विभाग में परेशानी है, ट्रांसपोर्टेशन लेकर हर जगह पर, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो असर सब पर होता है, एक चीज पर नहीं। तो आपको क्या कहना है, क्यों नहीं इतना विपक्ष मजबूत है कि इस पर सरकार के ऊपर वो कर सके? क्यों इतना विपक्ष इस बार कमजोर पड़ा हुआ है? मैं इस पर मैं कहना चाहूँगा कीर्ति जी, जैसे कल की बात हो जाए, कल हमारे विधायक और हमारे मंत्री जी सब लोग ट्रैक्टर से ही गए थे विधानसभा में, इसका विरोध ही करने गए थे, और वहाँ पे पुलिस द्वारा या सरकार द्वारा इतनी अभद्रता से की गई विधायक को, जो एक जनता के थ्रू चुन के आता है विधायक, उसके साथ इतनी बदतमीजी की गई है, उनके ऊपर धाराएं लगाई गई, उनके ट्रैक्टर सारे सीज कर दिए गए हैं। और हम लोग विरोध तब भी हमारी तरफ से विधायक जी लोग ने जितना हो पाया उन्होंने किया। तो सरकार की भलाई के लिए जेल जानते हैं तो जाना चाहिए ना, बिल्कुल उसमें तो डरने की क्या बात है? जेल भेजे ना, जेल भेजते कहाँ हैं ये लोग तो मुकदमा खाली करते, जेल थोड़ी भेजते हैं। कल जो भी हुआ, विधायकों के साथ जितनी बदतमीजी की गई, सब लोग तैयार तो थे, क्यों नहीं भेज दिया जेल? खाली उनके ट्रैक्टर सीज करो, आप ट्रैक्टर सीज करके क्यों उनको भी जेल में डाल देते? मानस जी, देश का कोई वो कर रहे हैं क्या? वो आवाज उठाने का भी हक नहीं रहा अब। यहाँ मैं आपको बिल्कुल टोकना चाहूंगा, आवाज उठाने का इन लोग को पूर्ण रूप से हक है, और इसीलिए ये प्रदर्शन और धरने करते हैं। लेकिन ये गिरफ्तार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये बेसिक जो गाइडलाइंस और जो कानून है उसको नहीं फॉलो करते हैं। गिरफ्तार कहाँ होते हैं? गिरफ्तार आपने कब कर लिया? अभी आपने अपने मुंह से कहा कि आप पे मुकदमे लगते हैं, तो क्या बिना गिरफ्तार किए आपको मुकदमे लग जाते हैं? क्या आपको बिना गिरफ्तार किए आपको मुकदमे लग जाते हैं? गिरफ्तारी बताइए ना। अरे आप ही की पार्टी के महानगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित जी जो है लखनऊ में कृष्णानगर कोतवाली के बाहर बैठे थे, शायद आपके कैंट अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को छुड़वाने के लिए युव जनसभा के, वो गिरफ्तार हुए थे, तभी तो आप लोग बैठे थे। हम तो अभी आपने कहा कि वो गिरफ्तार नहीं करते हैं, जेल में नहीं डालते हैं, तो आप वहां किस चीज का धरना दे रहे थे? तो थाने में बैठाना, जेल में भेजना, दोनों में बहुत बड़ी चीज है। थाने में बैठाना और जेल में भेजना, उसके बाद ठीक है, तो आप थाने में बैठाया, आप ये जेल मान में रहे हैं ना भेजा, क्या विपक्ष कर रहा है, क्या आप लोग कर रहे हैं, मुझे वो जानना ही नहीं। अच्छा, ये लोग बच्चा जी, विपक्ष मैं के आपसे विरोध जानना करने चाहती का हूँ। इंतजार कर रहे हैं कि जब विपक्ष अच्छे से विरोध करेगा तब ये तेल के दाम कम कर देंगे, ये बताना नहीं, वो चाहते तो हैं। विपक्ष इतना मजबूत रहती है, तो मैंने नहीं, कहा, क्यों विपक्ष इतना मजबूत नहीं आज है? के समय में सुनिए, आज के समय में अगर आप जब विरोध करने जाती हैं तो आपके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज होता है, मतलब आपको देशद्रोही बनाया जाता है कि आप अगर बढ़ती हुई तेल की कीमत का विरोध करेंगे तो आप देशद्रोही हैं, आप अगर किसानों का समर्थन करेंगे तो आप देशद्रोही हैं, आप अगर जीएसटी के लिए व्यापारियों के साथ खड़े हैं तो आप देशद्रोही हैं, नोटबंदी में लोग बर्बाद हो गए उनके साथ खड़े हैं तो आप देशद्रोही हैं। इनकी सरकार एक कानून को पकड़ लिए जिसके नेता और जिसके मुख्यमंत्री और मंत्री लोग अपने केस को तो खत्म कर लेते हैं अपनी सरकार बना के, जब इनकी सरकार बनती है अपना केस खत्म, और बाकी अगर आम जनता इनके विरोध में बोले तो उसको देशद्रोही घोषित कर दो। इनकी यही नियत है कि जनता को दबाकर डरा कर रखो, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि यह देश हमेशा आंदोलनकारियों का रहा है
और आंदोलनों से ये देश हमारा आजाद हुआ है। और हमेशा जब जब ऐसी क्रूर ताकतें आएंगी तब तब आंदोलन होंगे और हमें सफलताएं मिलेंगी। मानस जी, पेट्रोल तो आप भरवाते ही होंगे, जी। आपको नहीं लगता कि कितना असर पड़ रहा है? जेब काटने का सबसे आसान तरीका, क्योंकि केंद्र सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रदेश सरकार पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो बड़े बड़े डीलर हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ता है तो मध्यम वर्ग पर, गरीबों पर, कृषि किसानों पर, उन ट्रांसपोर्टेशन वालों पर जो अपने ट्रांसपोर्ट में डीजल और पेट्रोल के जरिए अपना घर जला रहे हैं। क्या उनके लिए सरकार कुछ करेगी? सरकार ने, मैंने आपको अभी भी बताया कि बुधवार को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि इसको जीएसटी के दायरे में भी लाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के तहत अब हम एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस पे भी काम करेंगे, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, जिसकी वजह से आज भारत जो है वो क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंट है और वो बाहर से तेल इंपोर्ट करता है, जिसके कारण आज ये क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल, लॉकडाउन के समय पे जब क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत कम थी तब भी भारत में दाम वही थे जो पहले थे। तब क्यों नहीं आप लोग ने हम लोग को तो मध्यम वर्ग को या वो सैलरी क्लास को थोड़ी सी राहत दे देते ना राहत। लॉकडाउन के वक्त में जो आपने बोला कि तेल के दाम कम थे और अन्य चीजें भी थीं, सरकार के पास उस वक्त कोरोना महामारी का इतना बड़ा मुद्दा था और उनको इतना ज्यादा मैनेजमेंट करके चलना पड़ रहा था कि एक इंसान की जान की कीमत कहीं ज्यादा बना है पेट्रोल से। आज के समय में भी मानस जी, जीवन आसान हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। कोरोना ने मारा, अब पेट्रोल और डीजल भी मार रहा है। आप ये तो सोचिए, कोरोना से तो आपने कह बचा लिया, वैक्सीन ले आए, पेट्रोल डीजल के दामों से कौन बचाएगा? तो अब आपको उस पर सुनिश्चित किया तो प्रधानमंत्री जीएसटी आएगा, जीएसटी लगाएंगे, इसको कब आएगा? लगाएंगे, समय दीजिए, सरकार काम कर रही है। समय फिर आप मध्यम वर्ग को भी तो थोड़ा दीजिए, अभी कोरोना से उभरा है वो, कुछ तो दीजिए समय उसको भी, कि वो अभी मध्यम वर्ग के परिवारों को, कि उनके बिजनेस बंद हो गए हैं, क्या कर ले वो? 100 रुपए का पेट्रोल कहां से डला लें? आप भी हैं, खुद उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हैं, आप भी पेट्रोल डला रहे हैं, आपके भी दोस्त होंगे मध्यम वर्ग के। आपकी स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके भी दोस्त होंगे, आप भी गरीबों को देखते होंगे, उनकी स्थिति क्या है? उतरिए ग्राउंड पे, जानिए, समझिए, तब आपको पता चलेगा। कीर्ति जी, मैं एक बात बोलना चाहूँ कि 1955 में नेहरू जी ने कानून लाया था जमाखोरी के खिलाफ। यह सरकार आई, उस कानून को हटाया। अब ये मुनाफाखोरी भी सरकार को बंद करनी चाहिए, क्योंकि उस कानून को जमाखोरी को आपने क्या किया कि बढ़ावा दिया कि आप जमा करो। अब मुनाफाखोरी पे आपकी सरकार चल रही है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी आप बढ़ाते ही जा रहे हैं, जिसमें आपने आपदा में अवसर तलाशने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कही कि आपदा में अवसर तलाशिए और इस देश को आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे। 2 करोड़ रोजगार तो दे नहीं पाए, जब रोजगार नहीं दे पाए तो कहे कि आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा हमारा देश। मतलब प्रधानमंत्री ने साफ साफ इस देश से ये कहा है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप खुद आत्मनिर्भर बन जाओ। देखिए, कहीं ना कहीं इसके लिए पिछली सरकारें भी जिम्मेदार रही हैं। 1,40,000 करोड़ का बॉन्ड साइन करवाए गए हैं, ये बॉन्ड लिए गए हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं जिम्मेदार मान रही हूं। देखिए, आपने बताया कि बॉन्ड लिए गए, कर्ज में डूबे गए इसी कोरोना महामारी में। अभी मैंने उस दिन कोरोना इस पे चाइना के ऊपर डिबेट हुआ तो उसमें मैंने बताया कि इसी सरकार ने कोरोना महामारी में चाइना, जो कि हमारे देश के जवानों को 20 जवानों की शहादत करता है, उसी के अगले दिन जा करके वहां के बैंक से लोन लेकर के आती है। यह सरकार जब वहां से लोन लेकर के आ सकती है और इतना मुनाफा अगर सरकार कमा रही है, सरकार अगर इतना मुनाफा कमा रही तो क्या वो जो लोन है उसको भर नहीं सकती है? सरकार की जिम्मेदारी है ना लोन भरना। अर्थशास्त्री प्रोफेसर एपी तिवारी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो मैं एपी तिवारी जी से पहले जरा जान लेती हूं, क्योंकि जो इतनी देर से आप लोग आंकड़े पेश कर रहे थे और जिस तरह से कहना था सब लोगों का कि इस सरकार में इतना था, आपकी सरकार में, तो मैं एपी तिवारी जी आपसे जानना चाहती हूं, जो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई की जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल जो लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? हमारे दर्शकों को आप थोड़ा आसान शब्दों में समझा देंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, जहां तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों का सवाल है, तो ये जो निर्धारित होती हैं वो प्रतिदिन के हिसाब से इसको कहेंगे इसकी घोषणा होती है।
अब ये जैसे तेल आयात हो रहा है बाहर से, और जो तेल आयात हो रहा है ईंधन के तौर पे बाहर से, वो हमारी कुल जरूरत का लगभग 85% बैठता है। और इसी तरह देखा जाए तो जो एलपीजी है, गैस है, इसका आयात होता है तो वो लगभग 53% बैठता है। जी। तो कुल मिलाकर ये कोई मतलब ये बताते हैं आंकड़े कि ये केवल अंदरूनी कह सकते हैं जो हमारी बाजार है उससे निर्धारित नहीं हो रही हैं कीमतें इन चीजों की, बल्कि जैसे ओपेक देश हैं, ओपेक देशों ने ये बार बार फैसला लिया है हाल में कि उन्होंने अपने उत्पादन को घटाया तेल के, और तेल के उत्पादन घटने का जो परिणाम हुआ वो ये कि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, दुनिया में बढ़ी। तो अब जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक तौर पर भारत में भी वो कीमतें बढ़ रही हैं या बढ़ी हैं। अब लेकिन जैसे प्रति लीटर के हिसाब से देखें अगर मोटे मोटे तौर पे तो जहां तक डीजल और पेट्रोल का सवाल है, इसे सामान्य तौर पर औसतन माना जा सकता है कि प्रति 1 लीटर पर जो कीमत दे रहा है उपभोक्ता ग्राहक, उसमें से लगभग हिस्सा जो है वो 56 रुपए बैठ जाता है कह सकते हैं टैक्स का। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और राज्य सरकारें वैट लगाती हैं, और इसके अलावा केंद्रीय बिक्री कर लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। अब ये जो कर का भार है, जैसे मैं रखूं कि भारत अपने आप में राज्यों का संघ है, केंद्र राज्य लगा रहे हैं इस पर टैक्स, तो टैक्स एक बड़ी वजह बनती है कीमतों के बढ़ने की, लेकिन टैक्स कोई रोज तो बढ़ाया नहीं जाता। स्वाभाविक तौर पर जो कीमतें बढ़ रही हैं वो राष्ट्रीय यानी घरेलू और कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के बढ़ने के कारण हो रही हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर समझना पड़ेगा कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर क्या होगा। जैसा साफ हो गया जो मैंने बातें रखी कि बहुत सारे कह सकते हैं अनुमान ये बताते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ढुलाई लागत बढ़ जाती है। ढुलाई लागत अगर बढ़ती है 15 से 20% कह सकते हैं बढ़ती है, बढ़ाने का फैसला लेने की स्थिति उत्पन्न हो रही है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो जो ढुलाई लागत बढ़ी तो वो जुड़ जाएगी कह सकते हैं कि जैसे वो कीमतों को बढ़ा देगी बाकी चीजों की। लेकिन अनुमान तो ये बताते हैं कि जो कीमतें बढ़ रही हैं एक तरफ कह सकते हैं अन्य वस्तुओं की, लेकिन जो अनुमान तो जो महंगाई के हैं उसी से चलेंगे ना। सरकारी अनुमानों के अनुसार जैसे महंगाई दर जो नवीनतम अनुमान है उसमें 4.6% का है, जिसको हम फुटकर महंगाई दर कहते हैं, जिसको रिटेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, या जो कह सकते हैं खुदरा महंगाई दर है। अभी ये भी आज जो हालिया स्थिति है उसमें ये कि गांव में जो महंगाई दर होती है, जैसे जिसको वो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रूप में रूरल क्षेत्रों के लिए जो मापी जाती है, एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए, उसमें कमी आई है। इसका और कमी आने की वजह क्या है? जो खाद्य महंगाई है, ये समझना पड़ेगा। जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें कमी आ रही है, उनमें कमी आई है। लेकिन अगर ये कीमतें पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हैं तो स्वाभाविक तौर पर खाद्य महंगाई भी बढ़ने की आशंका है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को झटका लगा था, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में ढील आई थी और अनुमान ठीक है। लेकिन जो घरेलू निर्यात था 23% का, वो भी कम हो गया। अभी आपने बताया कि 85 तेल पर और 53 हम गैस के निर्यात पर निर्भर है।
बाहर से? आयात पर, जी, आयात पर निर्भर है। मतलब जी, बाहर से मंगा घरेलू रहे हैं निर्यात जो तो था वो 23% से घट गया है, इसको लेकर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जो आयात थी वो अब बाहर पर हम डिपेंडेंट हो गए, इतनी डिपेंडेंसी। देखिए, इसको समझना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो फॉरेक्स है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है कह सकते हैं, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं, वो 585 बिलियन डॉलर के बराबर है। मतलब बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति थी। आयात भी तो घटे थे, लेकिन जब एक रिकवरी हो रही है, जो बात आप रख रही हैं, जब ये निर्यात भी बढ़े हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अनुमान हैं वो ये है कि निर्यात बढ़े। हाँ, अपेक्षा जितनी थी, अगर पिछले कह सकते हैं बीते वित्त वर्ष को देखें तो उसके मुकाबले कमी आई है, लेकिन अब निर्यात भी बढ़ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को अगर लें तो उत्तर प्रदेश से निर्यात में वृद्धि हुई। खास तौर पे जो निर्यात हमारा बढ़ा है वो खाद्यान्नों का निर्यात बढ़ा है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कमोडिटीज हैं, जो खेती से जुड़ी हुई कह सकते हैं जिन्स हैं, उनका निर्यात बढ़ा है। तो जब विश्व अर्थव्यवस्था में ही मंदी का दौर चला तो स्वाभाविक रूप में उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्यात पर भी पड़ेगा। अब ये जरूर है कि जो आयात और निर्यात के बीच का फासला है, जो कहेंगे अंतर है, वो बढ़ा है। तो जो आयात अगर बढ़ता है, ये समझना पड़ेगा। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था बीमार नहीं है तो आयात बढ़ेगा। जैसे यदि कोई बीमार है तो खुराक कम लेगा, उसी तरह यदि अर्थव्यवस्था रुग्ण है, बीमार है, घरेलू अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, तो आयात भी पूंजीगत वस्तुओं के आयात कम होंगे, कच्चे माल का आयात कम होगा, टेक्नोलॉजी का आयात कम होगा। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में रिकवरी बढ़ रही है तो आयात भी बढ़ रहे हैं, जो संकेत इस बात का है कि अर्थव्यवस्था में एक तरह से रिकवरी की स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसको अगर देखें तो हमें तो ये जैसे आयात की बात की 85% तेल का आयात करें, इसका मतलब ये हुआ कि हमें डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के विकल्प के तौर पर अपने घरेलू संसाधनों को दोहने पड़ेंगे। मतलब जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को तलाशना होगा, जिसको कह सकते हैं ग्रीन ऊर्जा को तलाशना होगा, को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे गन्ने से ऊर्जा तैयार की जाए, गन्ने की खोई से तैयार की जाए, जट्रोफा की खेती बढ़ाई जाए, तो उससे ऊर्जा तैयार की जाए। और यही नहीं बल्कि जो जैसे सोलर एनर्जी है उसका प्रयोग बढ़ाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन हैं उनका उपयोग बढ़ाया जाए। और मजे की बात यह है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सार्वजनिक यातायात के संसाधन हैं, उनको बढ़ाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। और जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप में जो तेल की खपत इतनी ज्यादा हो रही है, आयात करके हो रही है, तो उसका विकल्प तो तलाशना पड़ेगा। और विकल्प हमारे पास हैं उसके। जैसे एक अनुमान ये था कि अगर हर एक घर में, परिवार में 5 गायें पाल ली जाएं तो उसके गोबर और मूत्र से जो ऊर्जा तैयार की जा सकती है उससे हम रसोई गैस को पूरा कर लेंगे, और उससे हम पेट्रोल और डीजल की अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे। आयात लगभग जीरो हो जाएगा। ठीक है एपी जी, आप जो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं वो तो मजबूरन बढ़ रहे हैं, विकल्प जो है वो गरीबों को और मध्यम वर्ग को ही निकालना पड़ेगा, आपका ये कहना है? मतलब नहीं, जो हाँ, ये भी समझना पड़ेगा। देखिए, ये इस पक्ष पर हमें इस पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा कि पेट्रोल और डीजल कौन खरीद रहा है। जो पेट्रोल और डीजल खरीदने की जिसमें क्रय शक्ति है वही तो खरीद रहा है। तो लेकिन ये तो मध्यम वर्ग से लेके बड़े तक खरीदता है। कृषि, अगर कैसी बातें कर रहे हैं आप? खरीदने वाला तो हर रिक्शा चालक भी पेट्रोल और डीजल के बल पर ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि जो पंपिंग सेट चल रहा है किसान का, उसके लिए भी डीजल चाहिए। और जो डीजल या पेट्रोल जिसको नीचे पेट्रोल पर ढुलाई लागत बढ़ती है, तो मान लेते हैं कि अगर वो साबुन की टिकिया ढोई जा रही है उससे, अगर टूथपेस्ट ढोया जा रहा है तो वो महंगा तो होगा। तो एक तरह से महंगाई पर असर तो जाएगा, लेकिन
ये जो तौर तरीका है, कह सकते हैं महंगाई को मापने का, वो कोई एक सरकार ने तो तय नहीं किया है। ये तो बहुत लंबे कालखंड से आजादी के बाद उसको मापने का तौर तरीका, उसका आधार वर्ष बदला जाता है। तो वो आंकड़े तो बता रहे हैं ना कि महंगाई नरम है, मतलब नरमी है महंगाई में। जैसे सीपीआई को दिया जाता है, ये आरबीआई का एस्टिमेट है ना, आरबीआई ने भी अभी हाल ही में अनुमान लगा। ठीक है वर्चस्व जी, विकल्प तो मध्यम वर्ग को ही निकालना पड़ेगा, क्या कहना है आपका? देखिए, विकल्प अगर मध्यम वर्ग को निकालना हो, जैसा अभी बताया इन्होंने कि गाय के गोबर से जो है ईंधन पैदा किया जाए या बायोगैस से ईंधन पैदा किया जाए, लेकिन एक गाय को पालने का, 5 गाय की बात कही है मैंने, एक गाय का उदाहरण देता हूं। मैं स्वयं एक गाय पालता हूं। एक गाय को पालने का प्रति माह का जो खर्च आता है, वो अगर आप अच्छे से पाल रहे हैं तो कम से कम कुछ भी नहीं आएगा तो 50 से 60 हजार रुपये आएगा। और जहां हमारे देश में दिन भर की मजदूरी, एक आदमी, 5 लोग के परिवार में एक आदमी कमाता कितना है? 300 रुपए की मजदूरी, और बाकी लोग के पास रोजगार नहीं है। ऐसे में वो गाय को पालेगा कि ईंधन बनाएगा कि अपना घर चलाएगा? पाकिस्तान से बुरी स्थिति में तो नहीं है ना हम शायद तक, एपी जी? जी, पाकिस्तान से बुरी स्थिति में तो नहीं पहुंचे ना हम? यही तो समझना पड़ेगा कि प्राइसेस हैं, जैसे खाद्य ले लें तो जब पूरी दुनिया में खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में भी बढ़ती हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में, खासतौर पे विकसित देशों में ज्यादा बढ़ती हैं। जैसे खाने को लेकर अगर देखा जाए, खाने का जितना वेस्टेज अमेरिका में होता है उसके सापेक्ष भारत में कम होता है। तो बहुत कुछ समझना पड़ेगा ना। अब जैसे एक बात आई कि गाय को पालने में खर्चा है, ये बहुत समझने की बात है ना कि एक देसी गाय से, लेकिन अब ये को पूरी प्रणाली को बदलना पड़ेगा ना। वो तो बदल दिया था हमने। अब पुराने समय की एक प्रणाली थी केपी जी। 16 फरवरी को 3 पैसा, 17 को 25 पैसा, 18 को 34 पैसा, 19 फरवरी को 31 पैसा। अब मुझे सुन ले, बस एक सेकंड लेंगे हम। आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू ने प्राकृतिक कृषि को लागू किया, जिसमें एक देशी गाय से 30 से 35 एकड़ की खेती हो रही है। ऊर्जा भी उससे तैयार हो सकती है। ये सोचने की बात है, पुरानी क्या बात होती है भाई? अगर नई बात है, दुनिया विकसित देशों ने आज से 2 दशक पहले नॉर्वे में बैठकर एक फैसला लिया था कि वे भारत की परंपरागत कृषि पद्धतियों को अपनाएंगे और ऐसा करते हुए भारतीय अपनी खेती का आधुनिकीकरण करेंगे। और जब हम अपनी खेती को उस लाइन पर कर रहे थे तो हमको पहाड़ा पढ़ाया गया रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल का। बहुत सारी बातों को सोचना पड़ेगा। जैसे जो वर्तमान में कृषकों का आंदोलन चल रहा है, ठीक है, उसको भी तो समझना पड़ेगा हमें। क्यों खेती इतनी भारत तुल्य हो गई है? हमें उम्मीद थी शायद आप मध्यम वर्ग और गरीबों की स्थिति को समझेंगे। हमें ये उम्मीद थी कि आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि मध्यम वर्ग जो कोरोना की मार झेल के आ रहा है, जिसने नोटबंदी में लाइनों में खड़ा हुआ, वो आज भी इसकी मार झेल रहा है और आप उसको ही विकल्प तलाशने के लिए कह रहे हैं। क्यों नहीं कहते केंद्र सरकारों को कि विकल्प निकाले? उनको क्यों नहीं कहा जाता है कि वो कोई विकल्प निकाले कि जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए उन मध्यम वर्गों के लिए कुछ करे? नहीं तो क्या किया जा सकता है? पेट्रोल और डीजल की खपत क्या किया जा सकता है? ये सत्ता वही है जब $108 पे प्रति बैरल बिकता था और 71 रुपए में यहाँ पे बिकता था, तब ये गैस इसके दामों को लेकर प्रदर्शन करती थी। ये वही सरकार है। माफ कीजिएगा, मुझे आपसे इस तरह से बात करनी पड़ रही है एपी सिंह जी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आप कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों की मजबूरियों को समझेंगे। यदि अर्थशास्त्र की बात हम करें, हम भावनात्मक उद्वेलन में आकर कोई निष्कर्ष न निकालें। अर्थशास्त्र की बात है। एपी तिवारी जी, मैं भावनाओं में बहने की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, बात तो सुनिए ना फिर अर्थशास्त्र की बात। आरबीआई, पूरी दुनिया मानती है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुद्रा नीति है, जो प्रबंधन है अर्थव्यवस्था का, वो दुनिया की सभी देशों में सबसे उत्कृष्ट मौद्रिक प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक का है, जिसने खुद तय कर रखा है कि 4% से महंगाई अगर 2% ज्यादा जा सकती है, 2% कम हो सकती है, यानी +2 ±2, यही बैंड निर्धारित है। और महंगाई की वर्तमान दर उसी के
दायरे में है। ठीक है, मतलब 5 साल हो गए, तो सुन लीजिए, 5 साल हो गए महंगाई दर को कहेंगे टारगेट किए हुए। अब उस पर मार्च में फिर विचार होने जा रहा है कि अगली महंगाई दर का लक्ष्य ऊंचा रखा जाए या कितना रखा जाए। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ये महंगाई दर एपी तिवारी 4% जी। की कम है अर्थव्यवस्था के लिहाज से। जब ठीक है। अर्थव्यवस्था में पूरे परिवर्तन हो रहे हैं, इसको 5% अर्थव्यवस्था के तौर पर परिवर्तन हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल आपकी हर चीज मान रही हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पर गिर गई है ये भी मुझे मालूम है, लेकिन जो इंसान 100 रुपए या 200 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। सुनिए, मैं बात इसकी नहीं, मैं फील करता हूँ, मैं तो अनुभव करने से नहीं होगा ना ये प्रबंधन। इसलिए तो मैंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करता आम आदमी, यदि वो कर सकता है ना। लखनऊ ले लीजिए, लखनऊ में भी तो आम आदमी रहता है। पब्लिक क्या वो वर्चस्व पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर हम गाय पाल लीजिए, घर जाइएगा गाय खरीद लीजिएगा आप लोग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आप बात करते नहीं, भावनाओं की बात नहीं, आपके एकदम अर्थशास्त्र की बात करता हूँ। जब अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलेंगे, ठीक, तो फिर वो जो मोटरसाइकिल बनाने के लिए जो मजदूर लगे हैं, जो फैक्ट्रियां लगी उसमें लगे वर्कर बेरोजगार होंगे, गाड़ियां बनाने के लिए जो वर्कर्स लगे बेरोजगार होंगे, तो क्या फिर महंगाई और नहीं बढ़ेगी? तब तो और भी बढ़ेगी ना। तो आपने तो समझ लिया अर्थशास्त्र ना, कि जब अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, अर्थव्यवस्था तेज चलती है, उसके सारे कह सकते हैं मानक बदलते हैं, उनमें अर्थव्यवस्था। देखिए केपी सिंह जी, मेरी एक छोटी सी बात आप सुन लीजिए, मेरी एक बात आप सुनिए, फिर आप बोलिएगा। मैं आपको सुन लीजिए, आप बहुत देर से आपको भी सुना जा रहा है, एक मिनट आप सुन लीजिए। देश की जब हम किसी को वोट करते हैं, सरकार में लाते हैं, इसलिए कि वो हमारे लिए नीति बनाए जो हर आम आदमी के लिए, गरीब के लिए सरल हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब सरकार ऐसी नीति बनाने में असफल सिद्ध हो रही है, अर्थशास्त्र की समझ नहीं है सरकार को, तो फिर सरकार क्यों चला रहे हैं? सरकार से बाहर हो जाए। जी बताइए। महंगाई पे कंट्रोल, एक सेकंड, चीज समझनी होगी कि एक अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ ने आपको समझाया कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम उछलते हैं तो दूसरे देशों में जो उनपे निर्भर है उनको भी जो है दाम बढ़ाने पड़ेंगे, और विपक्ष को भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। 121 रुपए में फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। गया पेट्रोल 70 रुपए में मिल सकता है, लेकिन 43 रुपए डॉलर में खरीदा गया, 100 रुपए में नहीं होता। आप मान नहीं रहे ना, 83% आपने बढ़ाया और 28% हमारी सरकार ने बढ़ाया अभी तक। सुनिए आपको बजट अभी ड्यूटी बढ़ाई गई, बोला गया कि आप आम जनता पर इसका असर नहीं पड़ेगा। कौन लगातार एक मुझे एक बात बताइएगा एपी सिंह जी, मैं आपसे भी यही सवाल कर रही हूँ, एक कोई लिमिटेड उसका पूरा वो होता होगा कि 10 दिन 15 दिन के लिए हम उसका कंजप्शन करते होंगे, ऑयल का खरीद करते होंगे, उसको रखते होंगे, 10-15 दिन का कंजप्शन करते होंगे उसका, कि वो भी नहीं करते। डेली पेट्रोल के दाम बढ़ाना ये कहां से वाजिब है? ये जमाखोरों को मुनाफाखोरी के माध्यम की तरफ ले जाया जा रहा है कि जो जमा कर रहा है वो मुनाफा और ज्यादा से ज्यादा कमाए। एपी सिंह जी आपको जवाब आप ही बोल दीजिए। मानस जी, मध्यम वर्ग ये गरीब कोई 10 दिन का 15 दिन का हम लोग कंजप्शन करते होंगे ऑयल का, क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, मार दो चोट, लूट लो, खत्म हो गया काम। भावनाओं में बह के देश नहीं चलाया, भावनाओं में बहने की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल अर्थव्यवस्था बात कर रही हूँ, मैं भावनाओं में नहीं बह रही हूँ। आप जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, आप कह रहे हो भावनाओं देश नहीं चलाना होगा, और वो हमारे प्रधानमंत्री जी बखूबी कर रहे हैं। वो भावनाओं के साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ का कर्ज माफ नहीं कर सकते, 16,000 करोड़ के अपना बीमा लेते हैं, यही प्रधानमंत्री जी है ना। और सुनिए, भावनाओं की बात करते हैं, भावनाओं के साथ जितना खिलवाड़ इस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना, गरीब के साथ, आम जनता के साथ, स्टेटमेंट मेरा सुन लीजिए कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने, जो गन्ने का दाम दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। वो आपको 2022 में जनता जवाब दे देगी, और हम इसी मंच पे बैठ आपको भी जवाब देगी। एपी तिवारी जी, मुझे आपसे पहले पूछना है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार अर्थव्यवस्था गिर रही है तो इस वजह से बढ़ाना दाम बहुत जरूरी है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से लॉकडाउन लगा उसके बाद भी दूसरी तिमाही में 13 गुना का मुनाफा हुआ है। जिस वक्त लॉकडाउन था, दिसंबर जनवरी के टाइम की बात कर रही हूं मैं, पेट्रोल कंपनियों को 13% का मुनाफा क्यों हुआ? देखिए, मुनाफा तो उसी को होगा जिसका काम का मतलब कारोबार चलेगा ना। ये तो
बहुत सामान्य। एक बात तो ये निवेदन करूंगा, यदि मुझे आपने जोड़ा है तो मैं अर्थशास्त्र की जब बात करूं तो मुझसे जो बात आए वो अर्थशास्त्र की है, राजनीतिक बात न हो। नहीं, तो मैं अर्थशास्त्री मतलब के उस और पे बात मैंने कर रही पहले ही कह दिया कि गैर आर्थिक शब्दावली का इस्तेमाल करके बहस से कुछ नहीं निकलेगा। जीएसटी के दायरे में, इसीलिए तो जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं कह दिया है कि इसको नेचुरल गैस को खास तौर पे उन्होंने अभी हाल ही में दक्षिण भारत में जब कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण किया तो उसमें तेल के ही जुड़ी हुई लगभग 7.5 मेरे पास समय नहीं है इस डिबेट को आगे 7.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर का निवेश किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बोला वही आपको एक अर्थशास्त्री ने जीएसटी से बोल के उद्योग धंधे बताया। बंद हुए, विपक्ष ने आपको बताया, कृषि कानून से किसानों का नुकसान हुआ। अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं ठीक है। और अब आप मुद्दे से भटक रहे मैं हैं। लास्ट सबसे कमेंट्स ले लेना चाहती हूँ इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी मुझे। मैं सिर्फ लास्ट कमेंट लेना चाहती हूँ ऋषभ जी। तेल की महंगाई कम हो इसीलिए तो प्रयास हो रहा है। ठीक है एपी तिवारी जी, मैंने सुन लिया, मैंने उत्पादन को ठीक है। बढ़ावा दें और उसके लिए जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ऋषभ जी मैं आपसे अवस्थापना सुविधाओं की। और यदि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाता है जो कि योजना है उसको तो लाया जाना है, तो 5 से 18% की रेंज में टैक्स रेट हो सकता है। ऐसे में बहुत बड़ी राहत होगी, लेकिन अभी तात्कालिक तौर पर जो स्थिति है वो हमारे सामने है। ठीक है मैं समझ गई हूँ। जीएसटी में हम इंतजार करेंगे कि जीएसटी आए और थोड़ी मध्यम वर्ग को इसके ऊपर राहत मिले। ऋषभ जी मैं लास्ट एक कमेंट जल्दी लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास समय की बेहद कमी है। क्या जिस तरह से महंगाई की मार है उसमें अर्थव्यवस्था ही एकमात्र हमारा इसको राजस्व भरने के लिए एकमात्र यही उपाय बच गया है? देखिए इसमें मैं एक चीज जैसे बहुत देर से मैं देख रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं सोच रहा था बोलूं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात ले लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात ले लीजिए, इन दोनों ये एक थाली के चक्के बैठे हैं। पहले कांग्रेस ने किया जनता को खूब गुमराह, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई, इसने कर रही है गुमराह। इन लोग ने सिर्फ गुमराह के अलावा दोनों पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ जनता को बहका रही है। और आज की तारीख में रही बात अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था सरकार ही चाहेगी तभी सही हो सकती है। जनता ने आपको इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया। आप जैसे सिंह साहब कह रहे हैं कि जाके मिडिल क्लास को समझना पड़ेगा, जाके वो ट्रांसपोर्ट का यूज करे। अरे आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है, आपको जनता का पूरा सपोर्ट दिया गया है। आप अर्थव्यवस्था आपने बहाना ढूंढ लिया, कोरोना का बहाना ढूंढ लेते हो, आप हर चीज में बहाना ढूंढते हो। विपक्ष इतना मजबूत हो कि शायद उन्हें ये बहाना ना ढूंढना पड़े। 2022 में पता चलेगा, 2022 में पता चलेगा। ठीक है 2022 का इंतजार करेंगे। मैं इन दोनों लोग का जवाब देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि कांग्रेस गुमराह कर रही थी, इसीलिए कांग्रेस ने देश में आईआईटी बनाया, आईएम बनाया, एम्स बनाया, साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया। देश हमारे 5 सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। ये आपका जवाब था। और आपका जवाब ये है कि नोटबंदी से लाखों लोग की नौकरियां चली गई, लोगों को विपक्ष भ्रम फैला रहा था। जीएसटी से व्यापार बंद हो गया, विपक्ष भ्रम फैला रहा था। किसान आंदोलन पे बैठा हुआ है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। क्या गजब की बात करते हैं भाई। मिल गया एपी सिंह के द्वारा, बाकी आपको चुनाव में भी जवाब मिल जाएगा। वो भाजपा के प्रवक्ता थे, ही कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा महंगाई, आप नोटबंदी पे जा रहे हैं। मैं डिबेट का अंत करना चाहती हूँ क्योंकि बहस अनंत है। नोटबंदी से महंगाई का कोई ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस डिबेट में शामिल होने का। तो ये थे मानस बाहरी बीजेपी नेता ऋषभ तिवारी, सपा नेता वर्चस्व पांडे कांग्रेस, और साथ ही साथ अर्थशास्त्री एपी तिवारी हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना था कि क्या पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए जरूरी है तो आप गाय खरीद लीजिए और विकल्प ढूंढ लीजिए। मध्यम वर्ग के लिए विकल्प ही सामने आता है क्योंकि जिनकी जेबें भरी हैं उनकी जेबें भरे रहेंगी। जो गरीब तबके के लोग हैं वही परेशान होते हैं और उनकी परेशानी का सबब अब पेट्रोल और डीजल भी उनका एक तौर से तेल निकाल रहा है। फिलहाल के लिए हमारे इस प्राइम डिबेट में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।